नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं और मुंबई में बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। लेकिन अब बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने फिर डरा दिया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी हुई तो उनका मेयर बनेगा, वहीं संजय राउत ने अब कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी बीएमसी में मेयर के नाम पर उद्धव ठाकरे की ही मर्जी चलेगी। ये संकेत आज फिर से शिवसेना उद्धव गुट ने दे दिए हैं। संजय राउत का ये बयान जरा सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जरा सुन लीजिए यहां संजय राउत इसी मसले पर कह क्या रहे हैं। आप मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलता है, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबरा लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड सैंड, वहां जेल बना दिया है। वहां और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी? डर तो है ना, ये डर किसका है एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं। सर, मुंबई में बिहार भवन बनाया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। मेयर बनने वाला है, ऐसा कह रहे हैं, उनके पास भी नहीं है। देखिए ना, देखिए बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे खेमे में। सर, मुंबई में बिहार भवन जाएगा, उसके लिए 300 करोड़। तो टाइगर अभी जिंदा है कह रहे हैं, और हमारे बिना कैसे बनेगा यहाँ मेयर। आपको बता दूं कि मेयर का नाम तय हुए बिना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदेश चले गए हैं। वो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए गए हैं। तो वहीं बीजेपी के दूसरे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली में हैं। चुनाव हो चुका, अब चुनाव निर्विरोध होना था, हो गया, घोषणा भी हो गई। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए इधर बीजेपी के। लेकिन क्या इन लोगों की गैर मौजूदगी में एकनाथ शिंदे को राहत नहीं है? क्योंकि उनके पार्षद अब भी, जैसा बता रहे हैं यहाँ पर संजय राउत, की होटल में कैद हैं, ताज होटल में कैद हैं, जिसे संजय राउत ने जेल करार दिया है। संजय राउत ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का मेयर चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे होगा। क्योंकि अगर बीजेपी का मेयर बनना होता तो अब तक उसका ऐलान हो जाता, मगर एकनाथ शिंदे के कारण बीजेपी अटकी हुई है और बीजेपी के कारण शिंदे फंसे हुए हैं। हालांकि आज एकनाथ शिंदे ने ताज होटल में अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। इसके बाद शिंदे ने कहा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रैंड अलायंस यानी महायुति का मेयर होगा। शिंदे ने यह भी कहा है कि ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर समेत जहां भी हमने ग्रैंड अलायंस के तौर पर मिलकर चुनाव लड़ा, वहां हमारी जीत हुई और वहां हमारा ही मेयर बनेगा। मतलब मुंबई ही नहीं बल्कि बाकी जगहों पर भी जहां महायुति की जीत हुई है वहां मेयर महायुति का बनेगा। लेकिन महायुति में किस दल का मेयर बनेगा, इस बारे में शिंदे चुप हैं। शिंदे ने खुद के लिए तो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया था, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। जिस वक्त भाजपा को उनकी जरूरत थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे बढ़ी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, आपको याद होगा 2024 के आखिर में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री पद से उठा के उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा दिया गया। गृह मंत्रालय भी इनसे छीन लिया गया। लेकिन क्या उनके पार्षद यानी
जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पार्षद भी इसी तरह झुकना स्वीकार करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी तक तो भाजपा के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने और यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस के सामने ये झुकते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि बीएमसी मेयर पद के लिए आरक्षण श्रेणी, यानी जिसमें ओपन यानी सामान्य कैटेगरी, फिर एससी, एसटी, ओबीसी या महिला, ये तय करने के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद 7 दिनों की नोटिस अवधि के बाद मेयर चुनाव होगा। अगर अधिसूचना 22 जनवरी को जारी हुई तो चुनाव 29 या 30 जनवरी को होगा, और अगर 23 जनवरी को अधिसूचना जारी होती है तो फिर चुनाव 30 या 31 तारीख को संभावित है। मतलब फरवरी में मुंबई को नया मेयर मिल जाएगा, लेकिन इन 10-11 दिनों में कोई नया खेल महाराष्ट्र में नहीं होगा, इसकी गारंटी न मोदी दे सकते हैं और न ही एकनाथ शिंदे दे सकते हैं। इधर महाराष्ट्र के अलावा थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है और एसआईआर के कारण बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों कटघरे में हैं। ऐसे में आज चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश मिला है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसमें बीजेपी को झटका लग सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की वजह से लोग कितने टेंशन में हैं, तनाव में हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो उन 1.25 करोड़ वोटरों के नाम जारी करे, प्रकाशित करे, जिन्हें तार्किक विसंगतियों की तरह के तहत नोटिस दिया गया है, यानी जिनके बारे में बताया गया है कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसलिए इनको नोटिस दिया गया है। तो इनका नाम प्रकाशित कीजिए, आप अखबारों में डालिए, वेबसाइट पे डालिए, बताइए कि 1.25 करोड़ लोग कौन हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। इस बेंच में सीजेआई के अलावा, यानी जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और जस्टिस जॉय माल्या बागची भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी कहा कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि नोटिस मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं: मैप्ड, अनमैप्ड और लॉजिकल गड़बड़ी। कोर्ट ने कहा है कि यह लॉजिकल गड़बड़ी कैटेगरी के तहत अधिकारियों ने पिता के नाम में गड़बड़ी, माता पिता की उम्र में गड़बड़ी, दादा दादी की उम्र में अंतर देखा है। और इसी दौरान अदालत ने गौर किया कि पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ मतदाता तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल हैं, यानी लॉजिकल गड़बड़ी में शामिल हैं, और इसके नाम अब पब्लिश करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है। तो एक बड़ा झटका यहां पर चुनाव आयोग को है और भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग कुछ भी गलतियां करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता उसके डिफेंस के लिए आ जाते हैं। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि अदालत ने, यानी सुप्रीम अदालत ने ये भी माना है कि एसआईआर के कारण लोग तनाव में हैं, और यही तो विपक्ष का दावा भी है, और इसीलिए यहां पर विपक्ष का दावा सही साबित हो रहा है। तो बीजेपी इस समय महाराष्ट्र और बंगाल में फंसी हुई दिख रही है। ऐसे में नितिन गडकरी ने कल नागपुर में रिटायरमेंट वाला जो बयान दिया है, आपको याद होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आपको बता रहा हूं कि वो भी मोदी को फंसाने वाला ही दिख रहा है। विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव, इसमें चर्चा करते हुए गडकरी ने कहा कि सही समय पर पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए, अगली पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने की वकालत करते हुए यहां पर गडकरी ने कहा है कि जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए, और जब वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तब हमें भी सेवानिवृत्त होकर और कोई काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, वो भी कह चुके हैं कि 75 का होने पर किनारे हट जाना चाहिए। अब भले इन बयानों में मोदी का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन जिस तरह अपनी नाकामियों से मोदी घिरे हुए हैं और देश में चारों तरफ बेचैनी और परेशानियां बढ़ रही हैं, यहां तक कि शंकराचार्य जैसी हस्तियों को भी बीजेपी अपमानित कर रही है, उसमें नरेंद्र मोदी का हटना ही क्या बीजेपी के फायदे में है, ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मौनी अमावस्या पर हुई बदसलूकी पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा का कहना है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उससे हम सभी दुखी हैं। बीजेपी मूर्खों को अपना भक्त बनाती है और
अपने भक्तों को मूर्ख बनाती है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। आइए जरा सुन लीजिए यहां पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई, मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत एनआईए को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये दो चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। तो सुन लिया आपने, मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। खैर, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बंगाल या महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी घिरी हुई है। मोदी को हर राज्य में अपनी सरकार चाहिए, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अपने ही तेवर दिखा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग ही तेवर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत का असर देश में होने वाले आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा, यह भी तय है। और इन सब के बीच उधर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ है। इन सब की चर्चा अब आज आगे बढ़ाते हैं। और क्या मोदी से अब देश और बीजेपी दोनों नहीं संभल पा रहा है? ये देश भी और बीजेपी भी दोनों नहीं संभल पा रहे हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। आइए, महाराष्ट्र से बंगाल तक बीजेपी की कैसे बढ़ी हुई है मुसीबत और अपने ही कैसे दिखा रहे हैं तेवर, इसकी चर्चा करते हैं।